प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स में ये आपके टोटल 9 इंसेंटिव्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। सो सेकेंड इंसेंटिव इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा जो F.W. टेलर की आपने टेक्निक्स करी थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, उसी से रिलेटेड है। देयर आर सर्टेन वेजेस रेट प्लान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेजेस रेट प्लान विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वेज रेट प्लान का मतलब जो आप काम करेंगे किस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी वो इसमें बताया गया है कि इन्होंने कहा कई सारे प्लान होते हैं वेज रेट, यानी कि मज़दूरों को किस रेट से पे करना है, जो हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, अगर वर्कर जो हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आउटपुट देंगे तो उन्हें ज़्यादा मिलेगा। एग्जांपल बताया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये आपने करा था ना F.W. टेलर का डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या कहता है कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें हम ज़्यादा पे करेंगे अगेंस्ट इनएफिशिएंट वर्कर्स, और बात भी सही है। देखिए इफ़ यू आर पेइंग मोर टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज देन इट विल बी अ मोटिवेशन और इट विल वर्क एज मोटिवेशन फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग इनएफिशिएंट वर्क। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव में ये बताया कई सारे वेज रेट प्लान होते हैं जो मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ़र करते हैं, जैसे कि एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है जो एफिशिएंट वर्कर्स को ज़्यादा पे करता है और इन एफिशिएंट वर्कर्स को कम पे करता है। क्लियर हो गई बात? अब मैं बात करता हूँ बोनस की। किसकी बात करता हूँ? बोनस। देखिए नाम सुना होगा आपने बोनस। होता क्या है, एक एम्प्लॉय जब कंपनी में काम करता है तो उसे सैलरी के अलावा अपार्ट फ्रॉम सैलरी एक अलग से बोनस भी मिलता है। क्या मिलता है? अलग से बोनस मिलता है। अब होता क्या है, बोनस जो होता है यूजुअली कैश की फॉर्म में होता है। बोनस जो होता है वो यूजुअली कैश की फॉर्म में होता है, अदरवाइज़ काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। और बोनस जैसे आप देखिए दिवाली बोनस, जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि हमें कंपनी की तरफ से दिवाली बोनस मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर एम्प्लॉई को सैलरी के अलावा जिसकी जो सैलरी है वो तो मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम इट 2000 रुपीज़ विल बी पेड एज बोनस उसे पे किए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? यूजुअली फेस्टिवल के टाइम पर क्या होता है, बोनस दिया जाता है। तो बताया बोनस इज़ एन इंसेंटिव। इंसेंटिव का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? रिवॉर्ड। ठीक है, क्या होता है? रिवॉर्ड। और बताइए रिवॉर्ड कब मिलता है? जब आप कोई काम करते हैं। तो बताया बोनस एक इंसेंटिव है जो ऑफ़र किया जाता है ओवर एंड अबाउ द वेजेस सैलरीज टू द एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी दी जाती है उसे छोड़कर, यानी कि उसके ऊपर। मान लो एक एम्प्लॉई की सैलरी 30,000 रुपये है तो 30,000 तो उसे सैलरी मिलेगी, 30,000 के अलावा अगर उसे मान लो 3,000 रुपये मिले हैं तो ये उसका क्या कहलाएगा? बोनस कहलाएगा। ठीक है, और बोनस जो होता है वो नॉर्मली हर एम्प्लॉई को मिल जाता है। बोनस इज़ ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ की फ्री ट्रिप्स मिलेंगी, पेड वेकेशंस और गोल्ड ETC। जैसा होता है कई कंपनीज़ में गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं या सिल्वर कॉइन्स दिए जाते हैं, ये बोनस कहलाता है। सम कंपनीज हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। कई कंपनीज ने स्कीम बना रखी है, भाई बोनस मिलेगा साल में सिर्फ दिवाली के टाइम या क्रिसमस के टाइम या न्यू ईयर के टाइम या और किसी फेस्टिवल के टाइम दिया जाएगा। तो बोनस जो होता है वो सैलरी नहीं होता। बोनस क्या होता है? सैलरी के अलावा जो कुछ एम्प्लॉई को दिया जा रहा है वो क्या होता है? बोनस होता है। अच्छा, अब आप सोचें बोनस देकर क्या फ़ायदा? जब सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉइज़ को तो बोनस क्यों दें, हमारा तो इतना सारा खर्चा हो जाएगा। बेटा ये चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि ये एक बूस्ट लाते हैं किसके अंदर? एम्प्लॉइज़ के अंदर। एक लॉयल्टी पैदा होती है एम्प्लॉइज़ के अंदर कंपनी को लेकर, और वो मोर एफिशिएंट होकर क्या करता है? काम करता है। तो जब एक एम्प्लॉय लॉयल होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके अंदर एक बूस्ट आएगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेंगी, और अगर एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है तो याद रखिएगा कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो ये था हमारा क्या, बोनस। क्लियर हो गई बात ये। अब आइए प्रॉफिट शेयरिंग, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे। ठीक है, बताया जो कंपनी के बहुत बहुत अच्छे एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो कंपनी की असेट्स हैं, और कंपनी ये चाहती है कि वो कंपनी को छोड़कर ना जाएं, तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के लिए क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें शेयर देती है अपार्ट फ्रॉम सैलरीज़। किसे? सैलरीज़ को छोड़कर जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसमें क्या करती है, शेयर देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग क्या करते हैं, अब ये एज सैलरी नहीं लेते, जो कंपनी जो मूवी से प्रॉफिट हुआ है उसमें शेयर लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ मूवीज़ में ये सैलरी भी लेते हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ में ये क्या करते हैं, प्रॉफिट में शेयर रखते हैं। तो बताया प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोवाइडिंग शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के प्रॉफिट में शेयर प्रोवाइड करना, प्रॉफिट में किसे, एम्प्लॉइज़ को, बिसाइड्स दियर रेगुलर रेमुनरेशन। गर्ल्स आई टोल्ड यू अर्लियर, रेमुनरेशन जो होता है, इफ़ पेड टू एम्प्लॉइज़ देन इट इज़ सैलरीज, इफ़ पेड टू वर्कर्स देन इट इज़ वेजेस, इफ़ पेड टू सेल्समैन देन इट इज़ कमीशन। ठीक है, ये रेमुनरेशन कहलाती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मीनिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में एम्प्लॉइज़ को शेयर देना, सैलरी को छोड़कर, यानी कि रेमुनरेशन के अलावा। अब आप सोचें क्या ये ऑफ़र हर एम्प्लॉय को मिलती है? आंसर इज़ नो। जो कंपनी के एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उन्हें ये ऑफ़र दिया जाता है। अब देखिए इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है, और कंपनी ये कहती है भाई हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें 3% तुम्हें भी मिलेगा। तो वो ये कह रहा है 3 लाख रुपए तो मेरे पास आ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट अगर हुआ मान लो 3%, 40,000 50,000 निकल कर आया, मुझे वो भी मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से उसके लिए काम करेगा, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज़, ये मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज़ को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और सुधारें और कंट्रीब्यूट करें कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने में। क्योंकि याद रखिएगा employees are the pillars for an organization. If employees are not happy, if employees are not working efficiently, then it may hamper what? It may affect company's profit and company's goodwill. Is it clear? अगर हल्दीराम के एम्प्लॉइज़ काम करना छोड़ दें, काम अच्छा ना करें, तो अल्टीमेटली हल्दीराम की सेल पर, हल्दीराम की गुडविल पर असर पड़ेगा। तो ये था हमारा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग जो हमने करा। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। अब मैं बात करता हूँ को पार्टनरशिप, या इसका दूसरा नाम है स्टॉक ऑप्शन। क्या है को पार्टनरशिप, या इसका दूसरा नाम है स्टॉक ऑप्शन। तो देखिए ये क्या होता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। बताया अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम, यानी कि को पार्टनरशिप में क्या होता है, एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। ठीक है, शेयर्स के बारे में आप पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर ये बताया एक कंपनी का शेयर मार्केट में मान लो 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर हम विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी का शेयर देखें तो विप्रो कंपनी का शेयर मार्केट में कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 500 रुपये पर। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज़ को वो शेयर 200 रुपये में दे देती है। मार्केट में शेयर कितना है, 500 रुपये का। मार्केट प्राइस क्या कहा, शेयर्स, कंपनी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। कंपनी का शेयर 500 रुपये है, मान लो 500 रुपये है मार्केट वैल्यूज़ की, लेकिन कंपनी ने वो शेयर अपने एम्प्लॉइज़ को 400 रुपये में दिया। चलिए कितने रुपए में दिया, 400 रुपये में, 100 रुपये कम में दिया। अब अगर एम्प्लॉइज़ ऐसे में इस शेयर को मार्केट में बेच दें तो 500 रुपये उन्हें मिलेंगे और 400 रुपये में कंपनी ने दिया है, तो 100 रुपये का एक शेयर पर उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। क्या कहलाता है ये, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन।
तो इसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। इसकी जो मेन लाइन है वो क्या है कि एम्प्लॉइज़ को शेयर्स दिए जाते हैं उस प्राइस पर जो मार्केट प्राइस से कम है। एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। कंपनी को वो शेयर्स दिए जाते हैं मार्केट प्राइस पर जो लोअर देन मार्केट प्राइस हैं। ठीक है, आगे बताया इससे क्या होगा। ये सारे जो आप मॉनेटरी इंसेंटिव्स पढ़ रहे हो ना, इसके इन सब के पीछे वजह यह है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाएं। एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सीरियस रहें और उनके अंदर लॉयल्टी पैदा हो, बूस्ट आए, उनके अंदर मोटिवेशन आए और वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें। तो बताया को पार्टनरशिप से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये ऐसे भी आ सकता है कि बताइए को पार्टनरशिप से क्या फ़ायदा एम्प्लॉइज़ को, या इसका फ़ायदा क्या है, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस इसके लिए हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्रॉफिट शेयरिंग की स्टोरी टाइप आता है तो आप बता देंगे आइडेंटिफाई करके। डेफिनेशन आती है तो ये एक लाइन की डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर ये पूछें कि इससे क्या मिलता है बेनिफिट, क्या एडवांटेज है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो बताया को पार्टनरशिप, जब एम्प्लॉइज़ को मार्केट प्राइस से कम पर शेयर मिलेंगे तो इससे क्या होगा। दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉइज़ में एक ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी, यानी कि वो ये महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपनी के जो लोग शेयर्स ख़रीदते हैं वो मेंबर बन जाते हैं, वो ओनर बन जाते हैं। क्लियर है बात ये। तो बताया दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉइज़ में एक ओनरशिप वाली फीलिंग आ जाएगी, और ये जो उन्हें कम प्राइस पर शेयर मिले हैं ये उन्हें बनाएगा एंड मेक देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ये क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा। क्लियर हो गई बात ये आपके। ठीक है, तो ये था आपका को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शंस। अब मैं बात करता हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखिए गर्ल्स, होता क्या है, एक पर्सन जब अपनी सर्विस पूरी कर लेता है तो पूरी करने के बाद वो रिटायर हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्विस पूरी करने के बाद वो रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट दो तरह से होता है, एक तो जब सर्विस पूरी हो जाए तब, और एक रिटायरमेंट होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट, यानी कि अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले लिया, हालांकि कम ऑफ एज एज पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर क्या था, उसने रिटायरमेंट ले लिया। उसके पीछे पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पर जब सर्विस पूरी हो जाए, तो जब एक एम्प्लॉई की सर्विस पूरी हो जाती है तो एम्प्लॉई को क्या मिलता है, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ गया पेंशन। देखिए, पेंशन जो है वो मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर हो। प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को पेंशन नहीं मिलती। दोज हु आर वर्किंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे डू नॉट गेट पेंशन। पेंशन क्या होती है, एक एम्प्लॉई है, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है या कॉलेज में प्रोफेसर है, आफ्टर गिविंग सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूशन एट द एज ऑफ 60 ही और शी विल बी रिटायर्ड। 60 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो जाएगी। 60 साल में मान लो रिटायर हो गए, अब उसके बाद क्या होगा, उन्हें पेंशन मिलेगी। पेंशन जो भी उनकी बनेगी, जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से पेंशन मिलती है। ठीक है, लेकिन पेंशन अच्छी होती है। अब वो किस तरह से निकलती है, कैसे आती है, वो आगे चलकर आप इनकम टैक्स एक्ट में या पेंशन का जब एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे। तो ये जो पेंशन आपको मिलती है ये रिटायरमेंट के बाद मिलती है, रिटायरमेंट से पहले आपको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो एक तो पेंशन मिलती है। अच्छा, ये कब तक मिलेगी, जब तक मान लीजिए एक पर्सन है मोहन 60 साल का हुआ और स्कूल में पढ़ाता था, सरकारी स्कूल में, उसकी डेथ हो गई, मोहन जो है रिटायर हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद उसे पेंशन मिलेगी जो भी उसकी बनेगी। अगर मान लो मोहन का डेथ हो जाए तो फिर उसकी वाइफ को मिलती है पेंशन, लेकिन वाइफ को हाफ पेंशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें पेंशन में आती हैं, लेकिन पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, तभी इसे नाम दिया रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब आगे बताया प्रोविडेंट फंड। ठीक है, क्या बताया, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। इसे आप पीएफ भी बोलते हैं,
इसे आप या तो पीएफ बोलें या इसे आप ईपीएफ बोलें, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड, दोनों का एक ही चीज़ है। ई लगाएं या ना लगाएं, ये एक ही बात है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक एम्प्लॉई को जो सैलरी मिलती है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचती है। वो ये कहती है कि यार ये एक टाइम के बाद रिटायर हो जाएगा, और आजकल पता है कि बच्चे भी माँ बाप का साथ नहीं देते ओल्ड एज में। अब अगर ये रिटायर हो गया, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कहीं काम कर पाए, ना कोई इसे काम देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हर महीने सैलरी ले रहा है, हम इसमें से थोड़ा सा हिस्सा माइनस कर देते हैं और उसे इकट्ठा कर देते हैं, एक अकाउंट खुलवा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एम्प्लॉई है जिसको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है, क्या करती है कंपनी, हर महीने उसकी सैलरी में से 1800 रुपये माइनस कर लेती है। कितने माइनस कर लेती है? 1800 रुपये माइनस कर लेती है, और ये 1800 रुपये एक अकाउंट में जमा करा देती है, और इस अकाउंट का नाम होता है पीएफ अकाउंट। क्या नाम होता है इस अकाउंट का? नाम पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अच्छा, याद रखिएगा, पीएफ के रिगार्डिंग ये चीज़ है कि जितना पीएफ का अमाउंट कटेगा सैलरी में से, उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपने सीखा होगा ना इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू प्रोविडेंट फंड पढ़ा होगा आपने। आई थिंक ये आपने पढ़ा था। नेशनल इनकम के एक तो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक इनकम मेथड है। इनकम मेथड में आपने करा होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर आपने उसमें करा होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इस तरीके से जो आता है। तो उसी में एक आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अब यहाँ बताया कि जितनी सैलरी में से पीएफ कटेगा वो जमा हो जाएगा पीएफ अकाउंट में, और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो कहने का मतलब, अगर इस एम्प्लॉय की सैलरी में से 30,000 रुपये में से 1800 रुपये कटते हैं, तो 1800 रुपये एम्प्लॉयर भी डालेगा और 3600 रुपीज़ उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और उसे इस अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और एक टाइम रेगुलर सर्विस के बाद वो चाहे तो पीएफ अपना निकाल सकता है, रिटायरमेंट के बाद वो पीएफ निकाल सकता है। तो ये कहलाता है प्रोविडेंट फंड। तो देखिए, एक तो पेंशन मिल रही है उसे, ऊपर से उसे प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, एक उसे मिलती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है? रिटायरमेंट के टाइम एक बल्क में अमाउंट मिल जाता है, कुछ लाख रुपए उसे, ठीक है, ताकि उसकी क्या हो जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़ आफ्टर दियर रिटायरमेंट। यहाँ कहा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब पैसों को लेकर जो उसकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और उसे सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, अब मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, जो मुझे पेंशन का अमाउंट मिल रहा है, या मुझे पीएफ का अमाउंट मिल रहा है, या ग्रेच्युटी मुझे मिल रही है, मैं इस अमाउंट से अपनी बची कुची ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता हूँ। अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को कुछ मिलते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लियर हो गई? जैसे पेंशन जो है वो आपकी उनके लिए नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ के लिए। क्लियर है बात? अब यहाँ पर ये बताया कि ये सब मिलने से, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने से क्या होगा एम्प्लॉइज़ को, तो बताया दीज बेनिफिट्स एक्ट एज इंसेंटिव्स। ये वो बेनिफिट्स हैं जो इंसेंटिव्स के तौर पर काम करते हैं व्हेन एम्प्लॉइज़ आर इन सर्विस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉइज सर्विस कर रहे होते हैं तब उन्हें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, पेंशन कब उसकी कटेगी सैलरी में से? जब वो काम कर रहा होगा। प्रोविडेंट फंड, और पेंशन किसकी मिल रही है? जो सर्विसेज उसने दी हैं। सर्विसेज ही नहीं देगा तो पेंशन कहाँ से मिलेगी? क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब आ जाइए पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स और परक्विजिट्स। ये वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो सैलरी के अलावा एम्प्लॉइज़ को मिलती हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसे हम पर्क्स भी बोलते हैं। चॉकलेट वाला पर्क्स नहीं है, ये नाम वही है, फ्रिंज बेनिफिट्स या परक्विजिट्स। ये अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी हम परफॉर्मेंस देंगे उसके हिसाब से हमें फ्रिंज बेनिफिट्स या परक्विजिट्स मिलते हैं। तो बताया, ये वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक एम्प्लॉई गेट्स करता है फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है,
ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो एक एम्प्लॉय गेट करता है फ्री फ्रॉम दी एम्प्लॉयर, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी। दोज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स देम मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट ओनली टू द एम्प्लॉयज़ बट टू हिज और हर फैमिलीज़। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, और उसका मेडिकल हो चुका है, मेडिकल इंश्योरेंस। अब मान लीजिए उसकी वाइफ जो है, मान लीजिए वो पर्सन खुद बीमार पड़ता है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत सारी फ़ीस हमें देनी पड़ती है। मान लो उसका जो एज़ यूजुअल बिल है 10 लाख रुपए है, तो अगर उसका मेडिकल हुआ है तो फिर पता है क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारा अमाउंट, एक बहुत अच्छा अमाउंट कंपनी पे करेगी उसका मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर। तो ये फ़ायदा होता है मेडिकल फैसिलिटी का। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन मिलती है। हाउसिंग फैसिलिटी, घर फ्री में रहने को मिल जाता है। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो दी जाती हैं, आपको 2-3 नाम ही याद रखने हैं। अच्छा, ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये सैलरी के अलावा होते हैं। दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबाउ द सैलरी, यानी कि सैलरी तो रहेगी, अपार्ट फ्रॉम सैलरी दीज बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़। These extra benefits are related with the performance of the employees. More good performance, more efficient performance, more perquisites will be provided to the employees. अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलते चले जाएंगे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कमीशन की। आई टोल्ड यू अर्लियर, कमीशन क्या होती है? यूजुअली सेल्स एम्प्लॉयज़ को मिलती है जब वो एक एक्स्ट्रा काम पूरा करते हैं। कमीशन वो कॉमन इंसेंटिव है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है सेल्स डिपार्टमेंट में। क्या दिया जाता है? सेल्स डिपार्टमेंट में दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक पर्सन है मोहन जो किसी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में है और वो क्या करता है, वो टॉयज़ सेल करता है, ठीक है। क्या करता है? टॉयज़ सेल करता है। कंपनी ने ये कहा, देखो मोहन, हम तुम्हें 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे और तुम्हें रोज़ाना 200 टॉयज़ तो बेचने हैं। हम तुम्हें 10,000 सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें 2,000 टॉयज़ सेल करने हैं, बट 2,000 से ऊपर जो भी टॉयज़ आप सेल करेंगे, ठीक है, हर टॉय पर हम तुम्हें 10 रुपये कमीशन देंगे। यानी कि अगर मोहन ने एक दिन में 200 का तो टारगेट उसे मिला है, लेकिन अगर वो 210 सेल करता है तो 10 जो उसने सेल करे हैं उस पर उसे 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की कमीशन मिलेगी। तो वही बात यहाँ पर बताई, क्या लिखा हुआ है? जनरली द सेल्स पर्सनस गेट द बेसिक सैलरी। जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें बेसिक सैलरी तो मिलती है, एंड अलोंग विद दिस, और इसके साथ सैलरी के साथ साथ कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। हर सेल्स ऑर्डर पे क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। हर सेल्स ऑर्डर पे क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द इनकम ऑफ द सेल्स पर्सन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एफर्ट्स पुट इन बाय देम। ठीक है, जो इनकम होती है सेल्स पर्सन की वो डायरेक्टली लिंक होती है वो अपने काम में कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। ज़्यादा ऑर्डर लेकर आएंगे तो उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलेगी। मतलब एक तो उनकी बेसिक सैलरी तो फिक्स होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ऑर्डर ला रहे हैं या ज़्यादा सामान बेच रहे हैं तो उसी हिसाब से क्या होगा, उन्हें कमीशन मिलेगी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 9 इंसेंटिव। ये देखिए, इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव, ये 9 के 9 इंसेंटिव हमने कर लिए हैं। आपको याद कैसे करना है, आपको लर्न करना है समझकर, ठीक है। अब जैसे को पार्टनरशिप है तो आप इसे ऐसे समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें शेयर ऑफ़र किए जाते हैं मार्केट प्राइस से कम पर। अगर मार्केट प्राइस से कम पर हम उन्हें शेयर ऑफ़र करेंगे तो इससे क्या होगा, एक उनके अंदर ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी और वो कोशिश करेंगे कि कंपनी की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो गर्ल्स, ये था हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। ये देखिए, ये रहे आपके सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।